गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। नहीं होंगे तो अभी हो जाएंगे। एक बार कमेंट करके बताओ सेशन चल रहा होगा, एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए तो चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, आज टीम की तरफ से ही कुछ बहुत बढ़िया। शिवानी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग तौफीक, धन्यवाद। आप सब अच्छा पढ़ते हैं, हम कोशिश करते हैं डिस्कशन करने की। और बताइए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एक तरफ से। स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून कह रहा है कोई तो अभी। ठीक है भाई, मेरी तो गुड आफ्टरनून ही है जैसा मेरा टाइम रहता है। ठीक है जी। हाँ लीना, एक बार रिफ्रेश करके देख लिया करो, 7:10 से पहले पहले क्लास आपकी शुरू हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है। देखिए, हम बात कर रहे थे प्याजे की, और प्याजे की थियरी को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज पर हम थे, ऑब्जेक्ट परमानेंस को हमने समझा था, और बस यही दो चार बातों को समझा था कि जो आपका सेंसेस होते हैं वो बच्चे के लिए टीचर्स होते हैं। वो अपने आंख, कान और हाथों से सोचता है, यानी अपने आईज, ईयर एंड हैंड से सोचता है। बिल्कुल 130 प्लस आसानी से लाया जा सकता है निधि, अगर अभी भी स्टार्ट करें तैयारी। तो समझते हैं कहानी है क्या। ठीक है, समझते हैं कहानी है क्या। ठीक है, समझे, अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्या कह रहे हो, बताओ फटाफट से। देखिए समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ किस चीज की, हमने बात की थी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं कुछ कुछ। मतलब रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, हमारे अनैच्छिक क्रियाएं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारी पलकों का झपकना, हमारे दिल का धड़कना, और भी कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो हमारे स्कीमा में पहले से प्री सेट होते हैं सर्वाइवल के लिए, कि आप दुनिया में आके जीवित रह जाएं। जैसे सकिंग क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्स है, एक तरह का इंस्टिंक्ट है जो हमारे अंदर होता ही है, जिससे कि हम, हमारे स्कीमा में होता ही है। बच्चे को कोई आप दूध पीना सिखाते नहीं है, एक्चुअल में वो सीख जाता है, या उसमें वो रिफ्लेक्स या इंस्टिंक्ट पाया जाता है। तो कुछ रिफ्लेक्सेस रह जाते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस समय के साथ खत्म हो जाते हैं, और बड़े होकर के कुछ ही रिफ्लेक्सेस बचते हैं। जो आपका रूटिंग रिफ्लेक्स होता है एक, ये मतलब उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस आपके खत्म हो जाते हैं। सेंसेस क्या है, टीचर्स हैं। बच्चा अपनी आंखों से, अपने हाथों से और अपने कानों से सोचता है ना। मतलब क्या हुआ, अपने सेंसेस से और गति करके, प्लस मोटर एक्टिविटीज से दुनिया की समझ बनाता है। मोटर एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें चलना फिरना, कोई भी एक्टिविटी जिसमें गतिविधि हो रही है, उनको गत्यात्मक क्रियाएं कहते हैं। इतनी बात क्लियर है हमको? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए, नहीं है तो भी बताइए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बस अंकिता उतना ही काफी है। रिवीजन की कोशिश करिए, जो नोट्स बनाए या क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। गोल डायरेक्टेड और ऑब्जेक्ट परमानेंस आर प्री ऑपरेशनल स्टेज में दिया है। आंसर कौन सा ठीक होगा? प्री ऑपरेशनल में फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस की तरफ आप जाएंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसी स्टेज में आ जाता है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस ऐसा हो सकता है कि प्री ऑपरेशनल तक चल जाए, या वो चीज तब भी अचीव होती रहे। ठीक है ना। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इसके बाद एक बड़ा यहाँ पे चीज है जो समझने वाली चीज है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक अचीवमेंट है इस स्टेज की। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है, एक अचीवमेंट है इसी स्टेज की, जिस स्टेज को आज तो ये जा ही नहीं रहा है। जिस स्टेज को हम क्या कहते हैं, जिस स्टेज को हम कहते हैं, देखिएगा, जिस स्टेज को हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, इसका एक बड़ा अचीवमेंट है जिसको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब दिशा निर्देशित व्यवहार, यानी एक दिशा में आप व्यवहार करना शुरू कर देते हैं इसी अवस्था में। गोल डायरेक्टेड, गोल डायरेक्टेड, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी दिशा निर्देशित व्यवहार। ठीक है, दिशा पता नहीं वाली दिशा पटानी नहीं है ये, नॉर्मल दिशा मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है। तो दिशा निर्देशित, दिशा निर्देशित व्यवहार इसको हम कहते हैं। दिशा निर्देशित व्यवहार इसको हम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। हम्म, वाह दीपक, बहुत ही बढ़िया, है ना। हाँ यार, तबियत ठीक ठीक है एकदम। दिशा निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। भाई बच्चे के लिए कोई भी चीज गोल हो सकती है। गोल का मतलब वो गोल गोल मटोल वाली गोल नहीं है,
है ना। यहाँ पे बच्चे के लिए गोल से मतलब है, मान लीजिए ये एक क्या कहेंगे, टेबल बना लेते हैं जिसकी 2 ही टांगे होंगी, है ना। हमारी टेबल ऐसी ही होगी जिसकी 2 ही टांगे हो पाएंगी। इतनी खराब ड्राइंग दुनिया में ही शायद किसी की होगी जितनी मेरी है, तो आप काम चला लीजिएगा, है ना। आप मान लीजिए कि ये एक टेबल है, बचपन में बनाते थे यार, देखिएगा। तो ये आप मान लीजिए कि एक टेबल है, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है। वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो है पानी का ग्लास। वो है पानी का ग्लास या एक कप रखा हुआ है एक टेबल के ऊपर। ठीक, बच्चा है एक यहाँ पे या बच्ची है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, दीपक, दीपिका, रुचि, प्रियंका, जो आपका मन करे। और ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था के बीच का बच्चा है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा है। ठीक है, किसका? सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा है। अब ये सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा क्या करेगा? इसके लिए वो ग्लास इसको पानी में का रखा हुआ नजर आ रहा है, गर्म दूध रखा हुआ है उसमें, क्या कहेंगे, कंटेनर में या एक मग में। कहां पे? एक टेबल पर, उसके सामने या आसपास कहीं जहां वो देख सकता है ना। ये क्या है? हॉट मिल्क है, हॉट मिल्क है। अब बच्चे को थोड़ी पता है, उसको तो अपने सेंसेस से समझ बनानी है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से समझ बनानी है अपनी दुनिया की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमें देखना होगा कि ये बच्चा, ये जो सोनू है, ये इस टेबल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, चाहे वो ऐसे क्रॉलिंग करके चलना शुरू करे, चाहे वो किसके थ्रू शुरू करे चलना, चाहे प्रॉपर चलना शुरू कर दे। अब उसको नहीं पता ये चीज गर्म है, ठंडी है, क्या है, वो जाके टच करेगा, उसके लिए गोल बन गया। आपने किसी खिलौने को दूर रख दिया बेडशीट के उस कोने पे, वो वहां तक चल के जाएगा, वो उसके लिए क्या है? गोल है। उसके लिए एक उद्देश्य निर्देशित व्यवहार है, दिशा निर्देशित या उद्देश्य निर्देशित व्यवहार की एक डायरेक्शन में वो काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये चीज कहां, ऐसा नहीं इसके बाद ही खत्म हो जाएगी, रहेगी तो हमेशा। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, ये विशेषता किसकी है? तो ये सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता है। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगी प्री ऑपरेशनल में जाकर के, बट ये शुरुआत जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसी स्टेज का है कि बच्चे के लिए गोल होता है। कोई सामने कोई चीज रखी हुई है मान लीजिए, तो हम बोलते हैं ना यार इसको हटा दो। हम नीचे के जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस समझते हो ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं, वो उनको भी क्या करते हैं। मेरा जब भाई था तो छोटा है मुझसे, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स का हमने कनेक्शन हटवा दिया। क्यों? क्योंकि जब बच्चा चलना शुरू करेगा तो उसके लिए हर चीज एक गोल है, वो उसमें जाकर के उंगली भी दे सकता है अपनी, और वहां से करंट लगेगा फिर। तो उसके लिए तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उसके लिए जो चीज उसे नजर आ रही है सामने, वो गोल की तरह उसको ले सकता है, एक गोल पोस्ट के जैसा है जहां तक उसे पहुंचना है। तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसी स्टेज का एक क्या है? एम मान सकते हैं गोल को। बिल्कुल, अभी इसको आप कह सकते हो कि एक एम है, जो एक दिशा की तरफ वो बढ़ रहा है, जो भी उसने सेट कर लिया है। ऐसा नहीं कि वो यूपीएससी का गोल ले लेगा इस समय पे, बट जो भी उसके सामने चीजें हैं वही उसके लिए गोल है। ठीक है जी, तो ये है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी परक अवस्था का एक लक्षण है, विशेषता है, अचीवमेंट भी आप इसको कह सकते हो। जन्म से 2 वर्ष की ये अवस्था है। कब की बात हो रही है? सेंसरी मोटर स्टेज की ही बात हम यहां कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है या इसको समझने में कुछ दर्द वर्द है? बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है ना इस बात को समझने में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक और इसकी विशेषता है इसी स्टेज की, सेंसरी मोटर की ही। क्या है वो? उसको हम कहते हैं डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड, ये सारी पीएनजी आपको इसी थियरी में लगी हुई पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी, जैसे ये थियरी आज खत्म होगी, तैयार है एकदम पीडीएफ। डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन भी इसी स्टेज का गुण है। इसी स्टेज बोले तो जन्म से 2 वर्ष। ठीक है जी। अब इसको हम कहते हैं विलंबित अनुकरण। विलंबित अनुकरण, अनुकरण। ठीक है, विलंबित अनुकरण। अब ये क्या है? ये भी इसी अवस्था में है। बच्चे ने देखा माताजी जो है वो अपने बाल बना रही हैं, पिताजी शेव कर रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, शेविंग क्रीम लगाते हैं, फिर एक रेजर को यूज करते हैं, या ट्रिमिंग मशीन हो सकती है आजकल के समय में। माताजी हैं वो शैम्पू लगा रही हैं, काजल लगा रही हैं, लिपस्टिक लगा रही हैं, ये सब उसने देख लिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 0 से 2 में ये चीज आनी शुरू होती है शिवानी, यही बात हमें समझनी है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शुरू कब से होता है? ऐसा थोड़ी आज नहीं है, ये आपके अंदर आज भी होगा। समझ पा रहे हो? वो शुरुआत कहां से हो रही है उसकी बात हो रही है। तो जिस
स्टेज से शुरुआत हो रही होती है, सबसे ज्यादा अचीवमेंट जिस स्टेज में होती है वो उस स्टेज का लक्षण बन जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो डेफर्ड इमिटेशन में क्या होगा, बच्चे ने देखा माताजी को मेकअप करते हुए, पिताजी को शेव करते हुए, ठीक है, देख लिया, कोई बात नहीं। एक दिन माताजी गई थी सब्जी लेने, पिताजी गए थे सब्जी लेने, दोनों आए, देखा बच्चे ने इतना बढ़िया मेकअप अपना किया हुआ है, जो काजल है वो होठों पे लगा लिया है और जो लिपस्टिक है वो आंखों पे लगा ली है और कुछ और ही बनके वो बैठा हुआ है डरावना सा। बेसिकली डेफर्ड का मतलब होता है लेट या बाद में, है ना। डेफर्ड का मतलब है यहां बाद में या लेटर, मतलब वो बाद में इमिटेट का मतलब क्या होता है, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, उस चीज की नकल कर सकता है या फिर उस चीज का रेपिटेशन कर सकता है जो उसने आपको करते हुए देखा है या जो भी अपने माहौल में उसने करते हुए देखा है लोगों को। बात सही है नहीं है, कोई दिक्कत है। 0 का मतलब है जब तक 1 साल नहीं हो जाता तब तक वो साल एक पूरा काउंट नहीं होगा, इसलिए इसको 0 to 2 years या बर्थ टू 2 years की एज के बीच की बात कह रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर है। ये सेंसरी मोटर स्टेज को डिनोट करता है। बच्चा नकल करता है, वो भी तुरंत के तुरंत नहीं, अभी देख लिया, थोड़ी देर बाद कर सकता है, 4 दिन बाद कर सकता है। हाँ बिल्कुल जकरिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। जो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा हमें पता है कि हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो हम हमेशा रिलेट करते हैं और सबने किए हैं, तो अगर एग्जाम्पल्स इसके 17 हो सकते हैं, लेकिन फायदा क्या होगा यदि याद ना रह पाए तो, है ना। पहली बार में आपको याद हो गया कि भैया क्या है ये, कि हम मेकअप कर लेते थे कभी, बाद में पापा को शेव करते देखा तो एक दिन बच्चे ने शेविंग क्रीम कभी ना कभी सभी ने लगाई होगी, है ना। तो ये डेफर्ड इमिटेशन है, यानी आप नकल तो करते हैं लेकिन बाद में, ठीक है ना, बाद में, यानी बच्चा याद रख सकता है, उसमें याद रखने की क्षमता है। ऐसे ना जाने सैकड़ों काम आपने किए होंगे। हाँ देखो पूजा बता रही है उनका बेटा भी इसी तरह से करता है। डेफर्ड का मतलब है विलंब करके, बाद में, थोड़ा रुक के, बाद में भी वो इमिटेट कर सकता है, सिर्फ सामने सामने नहीं, बाद में भी, सामने भी कर सकता है वो नकल आपकी, बट बाद में भी करना आ जाएगा, इसका मतलब वो याद रख पाता है, ठीक है ना सोनाली। चलिए बहुत बढ़िया, चलें आगे बढ़े। देखिए तो ये डेफर्ड इमिटेशन दूसरा गुण हो गया। तीसरी बात क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, तीसरी बात ऑब्जेक्ट परमानेंस की थी जो हम कर चुके हैं, यानी इमिटेशन, और इमिटेशन भी कौन से वाला, डेफर्ड इमिटेशन, ये हम याद रखेंगे, आ जाता है पेपर में आराम से। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, लैक भी इसी में है, अचीवमेंट भी इसी स्टेज में है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये भी दिशा निर्देशित व्यवहार, यहाँ पे भी शुरू हो गया ये, और रिफ्लेक्स एक्शंस वगैरह, सेंसेस से सीखना, ये बेसिक बातें हैं जो इस स्टेज में जो है होती हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ क्या हम बढ़ सकते हैं, आपकी आज्ञा हो तो। आपको अगर ये बात क्लियरली समझ में आ गई हो तो क्या हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ सकते हैं, बताइए सर, फटाफट से बताइए। देखिए अगर हम बात करें, ये आज जाने को तैयार नहीं है, देखिए अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की, हाँ, डेफर्ड का मतलब है विलंब करके, जस्ट तुरंत नहीं, नाउ नहीं, लेटर, बाद में, वो 10 मिनट बाद भी उस चीज को रिपीट कर सकता है, वो डेफर कर दे मतलब बाद के लिए, वो 4 दिन बाद भी ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने किसी को करते हुए देख लिया है, शिनचैन को करते हुए देख लिया है, एक दिन अचानक से वैसी हरकतें करने लग गया, तो डेफर्ड इमिटेशन हो गया। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है भाई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, बहुत क्वेश्चंस इससे आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बेहद क्वेश्चंस आते हैं इससे, और इसमें कंफ्यूजन भी सबसे ज्यादा रहती है। ये प्री स्कूल एज कही जाती है, यानी स्कूल पूर्व अवधि, अभी बच्चा प्लेवे में जाता है। इमिटेशन होता है नकल करना, जैसा उसने करते देखा वैसा उसने किया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो यहीं पे शुरू हो जाता है, डेफर्ड इमिटेशन यहीं पे आ जाता है ना। तो एक बेसिक बात है, क्लियर है। बच्चा गुस्सा भी इमिटेट कर लेता है, बिल्कुल कर सकता है। एक दिन अचानक से आप सोचेंगे यार ये गाली इसको कहां से आ गई, रख ली उसने दिमाग में कहीं से। कोई कह रहा है F1 क्लिक कर दें कीबोर्ड से, कीबोर्ड यार इसमें जरूरत पड़ती नहीं है, और एग्जिट नहीं करना है फुल स्क्रीन को, अगर F11 हम प्रेस करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा स्क्रीन का, है ना। कोई बात नहीं, खैर इसके साथ मैनेज कर लेंगे। तो प्री स्कूल एज या प्लेवे एज है, ये क्या है, प्लेवे एज है, क्योंकि अभी वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन तो उसका 6 साल में होगा, है ना। तो ये हुई आपकी प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, प्लेवे एज, ठीक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
एक चीज, इसको हालांकि 2 सब स्टेजेस में बांटा जाता है, इसको बांटा जाता है 2 सब स्टेजेस में, बट उसकी बात सबसे आखिरी में करेंगे। अभी आप इसको ऐसे देखेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं, इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, इसकी 2 सब स्टेज होती हैं, बस अभी लिख लेते हैं, पहले बाकी चीजें पढ़ेंगे फिर बाद में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं अभी, ऑनलाइन एग्जाम जब हुआ है एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आते ही थे पहले भी, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आ जाते हैं, तो प्याजे तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, हाँ नर्सरी की क्लास की स्टार्टिंग यहाँ हो जाती है इस स्टेज में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, तो यहां पर पहला तो इसका स्टेज होता है सिंबॉलिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज, जिसको 2 से 4 वर्ष हम कह सकते हैं कि 2 से 4 वर्ष का समय है, 2 to 4 years ऑफ एज का समय है सिंबॉलिक स्टेज, यानी सिंबल्स के थ्रू आप यहां सीखते हैं। दूसरी स्टेज है इसकी इंट्यूटिव थॉट की, सहजात्मक विचार कह सकते हैं आप इसको, इंट्यूटिव थॉट। ये है 4 से 7 वर्ष का टाइम पीरियड, कितना, 4 to 7 years ऑफ एज। ये एकमात्र ऐसी स्टेज है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसकी सब स्टेज भी पढ़ते हैं, जरूरी है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 से 4 और 4 से 7 वर्ष सिंबॉलिक स्टेज। अगर हम बात करें, सिंबॉलिक का मतलब ही है सिंबल्स, चिन्हात्मक अवस्था भी आप इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो, चिन्हात्मक अवस्था, या हिंदी में इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, बट आपसे गुजारिश है कि आप इसको अंग्रेजी में याद रख लें, क्योंकि हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कई सारे नाम लिख करके आ सकते हैं, इंग्लिश में सिंबॉलिक ही रहेगा। इंट्यूटिव को सहजात्मक अवस्था कह सकते हो, सहजात्मक विचार अवस्था, चिंतन अवस्था भी लिख सकते हो, विचार अवस्था, ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको पीडीएफ में ही अपने प्याजे वाली कल। ठीक है, 2 से 4, 4 से 7 इसको बांटा गया है 2 भागों में, बट आपको पहले इन जनरल पढ़नी है चीजें, फिर बाद में अभी बताऊंगी इनका मतलब क्या है। पहले आपको कुछ विशेषताएं पढ़नी है इस अवस्था की। सबसे पहले है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है, ऐसा नहीं कि सबसे पहले यही आता है, ये सब चीजें इस अवस्था में होती हैं 2 से 7 वर्ष में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनिमिज्म की, अभी इस पे आएंगे, अभी आपको बस ये पता हो गया कि प्री ऑपरेशनल में 2 स्टेजेस होती हैं। एनिमिज्म एक गुण कह लीजिए आप, या एक लिमिटेशन कह लीजिए, क्या कह लीजिए, एक लिमिटेशन कह लीजिए, रुकावट भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि अभी बच्चे में लॉजिक की क्या है, कमी है। एनिमिज्म, जिसको जीववाद कहते हैं, क्या कहते हैं, जीववाद। ठीक है, अब ये जीववाद क्या है, निर्जीव को सजीव समझ सकता है, सजीव, निर्जीव को सजीव समझना, सजीव को निर्जीव तो क्या ही समझेगा। ठीक है, सजीव समझ सकता है, यानी लिविंग थिंग, लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर सकता है नॉन लिविंग थिंग को। ठीक है, इससे ज्यादा और बच्चों की तरह क्या ही बताएं आपको, नॉन लिविंग थिंग को वो कंसिडर कर सकता है, कैसे, एक लिविंग थिंग की तरह। अब ये लिविंग थिंग क्या है भाई, लिविंग थिंग हमें पता है जिन चीजों में जीवन होता है, जान होती है, उनको हम सजीव कहते हैं। लिविंग थिंग्स बचपन में पढ़ी होंगी। नॉन लिविंग होती है, ये पेन हो सकता है जिसमें इसको कोई चोट अगर मैं मारूं तो पेन को चोट थोड़ी लगती है नीचे गिर के, लेकिन इस उम्र में बच्चा सोचता है 2 से 7 वर्ष में, और स्पेशली 2 से 4 में जो शुरुआत वाला है, कि पेन को चोट लगी है, अगर वो गिरा है तो, और इस तरह की बातें वो सोच सकता है, लाजमी है इस अवस्था में। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही हो तो बता दीजिए। टेडी बियर को अपना फ्रेंड समझेगा, उसको चोट लग गई, उसको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे वो उसका सच में भाई बहन हो, है ना, और ऐसा बहुत सारी चीजों में वो कर सकता है,
कि उसको निर्जीव और सजीव के बीच का फर्क नजर ना आए। उसको अगर चोट लग गई है तो उसको लगेगा टेबल को 2 थप्पड़ लगा दो, बच्चा चुप हो जाएगा रोता हुआ। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा इस टेबल ने मेरे बच्चे को मारा, और उसको लगेगा अब टेबल को भी 2 थप्पड़ लग गए, इसको भी चोट लगी होगी, बात बराबर हो गई। जबकि ऐसा रियल में थोड़ी है, लेकिन बच्चा ऐसा समझता है कि मेरा टेडी बियर अगर गिर गया तो उसको चोट लगी होगी। जैसे आप में से कई लोग होंगे अभी भी जिनका फोन कभी गिर जाता होगा, उनको बड़ा दुख होता होगा कि बेचारे को चोट लगी होगी, है ना। चाहे उसमें खराबी कुछ ना हुई हो, फिर भी दिल में दर्द तो होगा ही, ठीक है ना। जिसमें एक एग्जांपल बहुत कॉमन है, अपनी डॉल के साथ बात करना, अपने टेडी बियर के साथ बात करना। अपनी डॉल को साथ रख करके सोते हैं बच्चे, है ना, लड़के लड़कियां कोई भी हो सकते हैं, ठीक। हाँ, मिस्टर बीन्स टेडी बियर। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे हो सकते हैं कि डॉल से बातचीत या इमोशंस का जुड़ जाना, उसके कपड़े बदलना, अरे कपड़े गंदे हो गए होंगे यार, तुम तो 2 दिन से सेम। डॉल से बातचीत उदाहरण के लिए लिख लेते हैं, आसानी आपको रहेगी। डॉल से क्या है? बातचीत। आपने एक उदाहरण हमेशा बचपन में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, क्या? कि जो डॉल है, डॉल छोड़िए, जो बच्चे मान लीजिए गिर जाते हैं जमीन पे, तो हम उनको खड़े ही करते हैं और कहते हैं अरे कोई बात नहीं, चींटी मर गई। अब वो इसमें खुश है कि चींटी मर गई, मतलब दोनों तरफ से हुआ है नुकसान। समझ पा रहे हो बात को? ठीक। यस मैम, मेरी बेटी भी टेडी के साथ खेलती है। चेयर से गिर जाए तो हम चुप करवाने के लिए चेयर को थप्पड़ लगा देते हैं और चुप हो जाती है। बिंदर कह रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग इस बात के साथ क्या कर पा रहे हैं? रिलेट कर पाते हैं। कोई कह रहा है मुझे अपने बैग से बात करना पसंद है। हाँ, जानते हुए भी आप क्या कर रहे हैं? एनिमिज्म को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं अपने व्यवहार में, हो सकता है, ठीक है ना। बेटी डॉल को खाना खिलाती है, कह सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ कल्चरली रिलीजियसली भी लोग कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, जैसे, बट उस पे हम आएंगे। वो ऐसा कह सकते हैं कई लोग, ये मतलब सबकी इसमें श्रद्धा हो सकती है, अपनी श्रद्धा को बिना हर्ट किए इसको, जैसे हम एनिमिज्म को समझ रहे हैं उस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो समझना भी क्या है, बस एक उदाहरण दिमाग में आ गया। तो लोग जैसे लड्डू गोपाल वगैरह को भी रखते हैं ना घर में, लेकर के आते हैं, उनको टाइम टू टाइम खाना खिलाते हैं, है ना। तो वो हालांकि वो सिंबॉलिक है, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये बर्बादी है या कुछ भी। जीववाद में उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है, और दूसरा वो, बट जीववाद को अगर लिटरली समझना हो तो कह सकते हैं कि 3 टाइम हम खाना खिला रहे हैं, वॉट, वो सिंबॉलिक भी है, किसी चीज के प्रति हम अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं, ये भी उसमें नजर आता है। बट ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी, मेरे दिमाग में आ गया बात करते करते ये एग्जाम्पल, है ना। तो लड्डू गोपाल सच में थोड़ा ना लड्डू खा रहे हैं या 3 टाइम, वो ऐसा थोड़ी, लेकिन वो भूखे होंगे, वो श्रद्धा है, वो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है। हम सिंबल्स के थ्रू कहीं ना कहीं किसी और बात को दर्शाने की, अपनी श्रद्धा को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो भी कह सकते हैं कि एनिमिस्टिक वे हो सकता है एक देखने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर मतलब हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा जो सिंबॉलिक है, और कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे पक्ष में देखेंगे तो कुछ चीजें आपको उसमें एनिमिस्टिक नजर आ सकती हैं। बट आजकल का समय ऐसा हो गया, आप कुछ भी बोलिए, कोई उदाहरण भी दे दीजिए, टीचर्स को घेरने की कोशिश की जाती है। खैर देखिए, ईगो सेंट्रिज्म क्या है? जबकि टीचिंग में थोड़ी सी सहजता छोड़ देनी चाहिए, मतलब नेचुरली कोई बात कह सके टीचर। ईगो सेंट्रिज्म क्या है भाई? अहम केंद्रिता कहते हैं इसको, अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता क्या है? वो भी इसी अवस्था का उदाहरण है। हाँ एग्जैक्टली रश्मि, अगर हम बात करते हैं, नहीं, सेल्फ टॉक एनिमिज्म नहीं है, वो ईगो सेंट्रिज्म में आ रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। तो ईगो सेंट्रिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, यानी बच्चा क्या है? सेल्फ सेंटर्ड है। क्या है? सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हो आप इसको, यानी स्व केंद्रित, यानी जो केंद्र है उसकी दुनिया का वो स्वयं है ना। उसको लगेगा अगर उसे अच्छा महसूस हो रहा है तो सबको खुश होना चाहिए, उसे बुरा महसूस हो रहा है तो किसी को हंसना नहीं चाहिए, अगर कोई हंस दिया उसके गिरने पे तो वो बुरा मान जाएगा। ये क्या? सेल्फ सेंटर्डनेस है, यानी वो दुनिया का सेंटर खुद को मानता है ना। ये है बच्चा और ये है दुनिया। सेंटर में कौन है? बच्चा। मुझे जो पसंद है वही पिताजी को पसंद होना चाहिए, वही मेरे भाई बहन को पसंद होना चाहिए। अगर मुझे डोरेमोन पसंद है तो वो सबको पसंद होना चाहिए। घर में अगर किसी ने मजाक उड़ा दिया रोने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को
समझ नहीं पाता, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाता। इसके लिए 3 माउंटेन टेस्ट भी कराया था प्याजे ने, उस पे आएंगे कभी और। तो अगर हम बात करते हैं, यहां आई को सेंटर में रखता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को, परिप्रेक्ष्य को वो नहीं समझ पाता, क्योंकि वो सोचता है जैसा मैं सोचता हूं वैसा सब सोचते हैं, जैसा मैं फील करता हूं वैसा सब फील करते हैं। अगर मुझे चॉकलेट पसंद है तो सबको पसंद होगी, उसको अगर चॉकलेट खानी है और पापा चॉकलेट लाना भूल जाए, चाहे पापा नौकरी से इस्तीफा देकर के ही क्यों ना आ रहे हो, उस दिन नौकरी ही क्यों ना चली गई हो, फिर भी वो सबसे पहले आके यही पूछेगा या रोज आएगा इस बात पे कि मैंने तो चॉकलेट मंगाई थी, मेरी चॉकलेट का क्या हुआ। तो वो दूसरों का पर्सपेक्टिव अभी समझने में सक्षम नहीं है। ठीक है ना, क्लियर बात है? ठीक है, बहुत बढ़िया सारा। हाँ, भूतिया कहानी हमको पसंद है तो सबको पसंद होगी। हम यहाँ पे दूसरे के परिप्रेक्ष्य को देख ही नहीं पाते, कुछ लोगों के लिए ये बात तक चलती है चीज, हालांकि एडोलेसेंस में भी आता है दोबारा से। और किसी ने कैफे में बता दिया सारा को, और उनको फिर बिल्कुल प्राची लाइव चल रही है क्लास। तो ये सेल्फ सेंटर्डनेस है कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाता। इसमें और भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक और चीज है, एक यहाँ पे पॉइंट है, वो वैसे समझिएगा आप, लैंग्वेज से रिलेटेड बात है, उस पे चर्चा बाद में कर सकते हैं। कलेक्टिव मोनोलॉग नाम की एक चीज दी है, कलेक्टिव मोनोलॉग। क्या दिया है? कलेक्टिव मोनोलॉग। ये हम अलग से समझेंगे, इस स्टेज से सच कुछ ताल्लुक नहीं है इसका। कलेक्टिव मोनोलॉग, प्याजे ने ही इस पे बात की है। कलेक्टिव मोनोलॉग क्या है? एक टर्म है जो प्याजे ने दिया है। अब कलेक्टिव को आप कह सकते हो कि एक जुट में कह लीजिए, या एक साथ कह लीजिए, एकालाप कहते हैं इसको, सामूहिक एकालाप। एक और टर्म है प्याजे की थ्योरी से ही संबंधित, सामूहिक एकालाप। ये सामूहिक एकालाप क्या है भाई? सामूहिक एकालाप है, मान लीजिए 4 बच्चे हैं, चारों बैठे हुए हैं क्लास में, सब अपनी अपनी ड्राइंग बना रहे हैं, लेकिन बात खुद से ही कर रहे हैं, या फिर किसी से कोई बात नहीं कर रहा। जब आप देखते हैं प्रेयर के टाइम पे सब सामूहिक एकालाप है, वो एक तरह का, मतलब सब गा रहे हैं और आपको दूर से शोर आएगा, आपको पता नहीं कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन बोल सब रहे हैं, है ना? कोई किसी से बात नहीं कर रहा। एक बच्चा है जो अपने काम में लगा हुआ है, दूसरा बच्चा है जो अपने काम में लगा हुआ है। क्लास में वो शोर नहीं होता, बस एक शोर सा होता है क्लास के आसपास से जब आप गुजरते हैं, जब वहां 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 20 बच्चे बैठे हुए हैं, 30 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक अजीब तरह का शोर रहेगा। जरूरी नहीं वहां सब सबसे बात ही कर रहे हो, तो वो एकालाप है, यानी एक सिंगल वे में आप बात कर रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं हो रही, लेकिन एक व्यक्ति है जो कुछ बोल रहा है, और सारे व्यक्ति जब एक साथ इस तरह से कुछ कुछ बोलने लग जाएंगे तो वो सामूहिक एकालाप हो जाएगा। जैसे स्कूल में पहाड़े गाते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पूरा स्कूल बोल रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन सामूहिक एकालाप है वो एक तरह का। ठीक है ना? इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे मोनोलॉग में क्या है, आपने वो मूवी देखी होगी प्यार का पंचनामा, है ना? कौन से व्यक्ति हैं वो फेमस हुए थे उससे? कार्तिक आर्यन। ठीक, तो वो एक बहुत लंबी सी कहानी देते हैं, अरे वो समझ नहीं सकती, फलाना है, लड़की है इसलिए नहीं समझेगी। एक कुछ मिनट का मोनोलॉग है उनका, यानी वो अपनी तरफ से ही एक कहानी, एक जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी विचार है उनके, वो बोले जा रहे हैं। यानी सिंगल व्यक्ति जो है वो बोले जा रहा है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। और मतलब सिंगल का मतलब कोई किसी से बात नहीं कर रहा, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है ये, लेकिन बोल सब रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एकालाप है। तो ये है सामूहिक एकालाप, जिसकी बात प्याजे करते हैं। क्लियर है ये बात? बस बेसिक सा यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, समूह में सब एकालाप कर रहे हैं। आते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। अब ईगो सेंट्रिज्म को पढ़ा हमने, सेल्फ सेंटर्डनेस होती है जब, ठीक है ना? इसके अलावा हमें पढ़ना है सेंट्रेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन, इस पे आएंगे अभी इरिवर्सिबल थिंकिंग को पढ़ते हैं सबसे पहले। इसका मैं आपको एक उदाहरण भी दिखाऊंगी। अभी तक हमने सिंबॉलिक थॉट किया है कि नहीं किया है? अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि हमने सिंबॉलिक थॉट को किया है। हाँ, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, इरिवर्सिबल थॉट की, इरिवर्सिबल थिंकिंग, यानी अपरिवर्तनीय चिंतन या अप्रतिवर्ती चिंतन भी आप इसको कह सकते हो। अप्रतिवर्ती
चिंतन। क्या कहता है भाई ये अप्रतिवर्ती चिंतन? समझते हैं। देखिए अप्रतिवर्ती चिंतन क्या है? ये कहता है कि बच्चा मेंटल ऑपरेशंस को क्या नहीं कर पाता? रिवर्स नहीं कर पाता। रिवर्स नहीं कर पाता। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, है ना, घर से स्कूल का रास्ता, स्कूल मान लेते हैं जिसमें प्लेग्राउंड भी होगा, कुछ क्लासेस भी होंगी, है ना, क्लासेस होंगी, पता नहीं क्या बनाया है ये मैंने। तो ये स्कूल का रास्ता, घर से स्कूल तो पहुंच गए, लेकिन स्कूल से घर आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। वो घूम जाएगा, खो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आप किसी जगह पे गए हो, नई जगह है, आप पहुंच तो आप गए, वापस कैसे आना है ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना? हाँ, ऑटो वाला एग्जाम्पल भी यहाँ लागू हो सकता है। तो अगर हम बात करें, इरिवर्सिबल थिंकिंग क्या है भाई? इरिवर्सिबल थिंकिंग क्या है? इरिवर्सिबल थिंकिंग है आपकी कि आप अपनी सोच को, अपने विचारों को पलट नहीं पा रहे हैं, रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं का मतलब क्या है? मतलब 1 से 100 तक गिनती तो बच्चा आसानी से याद कर लेता है, 100 से 1 पे आने में उसको होती है समस्या, है ना? ये भी तो रिवर्स ही करना है ना एक तरह का। बर्फ पानी बन सकता है और पानी बर्फ बन सकती है, ये नहीं सोच सकता वो। इसमें उसको तकलीफ होती है। किस चीज में? ये पियाजे ने खुद अपने बच्चों पे भी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। ये स्कूल वाला बहुत उनका फेमस एक्सपेरिमेंट है कि ये है, मान लीजिए बर्फ, और ये बर्फ के कुछ टुकड़े हैं। क्या है ये? आइस। ठीक, अब ये आइस जो है ये वाटर बन सकती है। वैसे तो आइस व्हाइट कलर की होती है, बट आप काम चला लीजिएगा। आइस क्या है? वाटर बन सकती है। और ये वाटर आइस बन सकता है। ये वो रिवर्स नहीं कर पाता अपने ब्रेन में, रिवर्स नहीं कर पाता। यही रिवर्सिबिलिटी है भाई। बर्फ पानी बन सकता है और पानी बर्फ बन सकती है, ये वो रिवर्स नहीं कर पाता। उसको लगता है अब तो पानी बन गया, बर्फ तो गायब हो गई, अब तो बर्फ खत्म हो गई। वो अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाता। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सचिन, 3+2 भी 5 होता है और 2+3 भी 5 होता है। इसमें भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। बिल्कुल सही बात कर रहे हो अनागिन, आप एकदम सही बात आप कह रहे हैं। ठीक है ना कि भाई ये थोड़ा और इजी हो गया, इसमें कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकते हैं। सारे बच्चों को इसमें तकलीफ हो जरूरी नहीं है। जिन बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी उनको हो सकता है। या आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1+1+1+2 लिख सकते हैं। ये समझने में भी उनको तकलीफ हो सकती है। भी 5 ही होता है, इसमें उनको क्या होगी? तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी। तो कोई चीज पलटावी का गुण रखती है। कोई चीज पलटा, भाई आइसक्रीम आप लेके आए, बच्चे को खिलाई, या चॉकलेट लाए, अब चॉकलेट खोल के देखिए वो मेल्ट हो चुकी थी गर्मी में। अब बच्चा रोने लग जाएगा, मेरी चॉकलेट तो गायब हो गई, अब मैं तो क्या करूं, ये तो खराब हो गई। जबकि उसको रिवर्स करके सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में। तो वो रिवर्स नहीं कर पाता, मेंटल ऑपरेशंस अपने ब्रेन में रिवर्स नहीं कर पाता। ऐसे ही वो रास्ते भूल जाता है या कंफ्यूज हो जाता है रास्तों को लेकर के, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी अभी नहीं आई है। यानी वो रिवर्ट नहीं कर पाता चीजों को। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? जैसे लोग गाड़ी चलाना तो सीख लेते हैं, लेकिन रिवर्स करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, बात तक भी। समझ पा रहे हो? क्लियर है? नहीं सुरभि, मूड कोई ऑफ नहीं, बस थोड़ी बहुत थकान है यार। क्लियर? तो ये एक बेसिक बात हो गई हमारी। चलिए, तो ये एक तकलीफ उसको हो सकती है। आइस वाटर, वाटर आइस। इसमें ऐसा भी हो सकता है क्ले मिट्टी है, कोई क्ले के साथ खेल रहा है, तो अब उसको पहले एक सर्कल के रूप में बना लिया, अब उसको कोई और शेप देने में, जैसे रोटी है मान लो, गलत बन जाए तो उसको दोबारा से आप चेंज कर सकते हो ना। ये भी समझने में उस बच्चे को तकलीफ हो सकती है। चलिए खैर, समस्या को और आगे लेकर के चलते हैं। अब आती है एक चीज जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। उससे पहले हमें एक और चीज को समझना यहाँ आवश्यक है, जो है सेंट्रेशन। इरिवर्सिबल थिंकिंग हम समझ चुके हैं अगर देखा जाए, अप्रतिवर्ती सोच। अब हम सेंट्रेशन समझेंगे। क्या समझेंगे? सेंट्रेशन समझेंगे। सेंट्रेशन क्या है? इसको केंद्रीकरण कहते हैं। इसको केंद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीकरण क्या है? ये अभी हम प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर रहे हैं इस स्टेज की। सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण, यानी पूरा ध्यान बच्चे का केंद्रित है
हाँ सही बोल रहे हो यार, जूस पीना पड़ेगा। पूरा ध्यान बच्चे का केंद्रित है किस चीज पे, कि वो किसी भी चीज का एक ही पक्ष देख पाएगा, सेंटर्ड है उसकी अटेंशन। अब सेंटर्ड है में क्या हो सकता है मैं आपको अभी दिखाऊंगी। आपने एक ग्लास में पानी रखा 200 ml, दूसरे ग्लास में भी पानी है 200 ml। इस बार ये दोनों ग्लास एक जैसे दिखते हैं, सेम शेप के। आपने किसी कटोरी में, किसी बोल में डाल दिया इस 200 ml पानी को। कहां पलट दिया? इसमें पलट दिया। लिख देती हूं हिंदी में, पलट दिया आपने ये वाटर किधर? जार से या ग्लास से पोर कर दिया किसमें? बोल में, यानी कटोरी में। अब अगर एक बच्चा है ए जो इसमें पानी पी रहा था, दूसरा बच्चा है बी जो इसके पास भी सेम ग्लास था, लेकिन जैसे ही बी बच्चे को ये पानी दिया जाएगा बोल में, वो कहेगा यार ये तो चौड़ा बर्तन है, इसमें ज्यादा होगा। क्यों? एक तो वो रिवर्स नहीं कर पा रहा, दूसरा उसको सिर्फ एक ही पक्ष दिख पा रहा है। अब रिवर्स क्यों नहीं कर पा रहा? जो रिवर्सिबिलिटी की कमी है, जो प्रतिवर्ती के वापस नहीं सोच पा रहा, क्योंकि वो किसी भी चीज का एक ही पक्ष सोच पा रहा है। उससे कहो भाई ये चीज यहां से ऐसी दिख रही है, पीछे से कैसी दिखेगी, नहीं बता पाएगा। वो 3 माउंटेन टेस्ट भी आता है। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां, तो वो एक तो किसी भी चीज का एक पक्ष देखेगा। इसका दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? दूसरा आसान उदाहरण इसका ये है, सिंपल, कि मान लीजिए ऐसे करते हैं, एक चीज है जो सर्कल है, दूसरा है जो रेक्टेंगुलर है, तीसरी एक चीज है जो ट्राइंगुलर है, चौथी एक चीज है जो क्या है? रेक्टेंगुलर है। कोई और चीज हो सकती है जो पैरेललोग्राम हो या कुछ और शेप का हो। अब बच्चे के सामने ये सारी चीजें, अब उसको अगर कहा जाए कि एक काम करो, जो ग्रीन कलर की चीजें हैं, एक जैसी चीजें ढूंढो, तो हो सकता है वो सिर्फ कलर ही देखे किसी चीज का, वो शेप ना समझ पाए। वो कलर के बेसिस पे उठा ले किसी चीज को, शेप ना समझ पाए कि इसमें बेसिक अंतर क्या है ना? वो ठीक से क्लासिफाई भी नहीं कर पाता इस स्टेज में, यानी वर्गीकृत भी नहीं कर पाता। उसको मुख्य अंतर समझ नहीं आता कि भाई ट्राइंगल में 3 साइड होती है। वो कलर के बेसिस पे या किसी भी एक एस्पेक्ट पे देख लेगा। ठीक है? उसका सारा ध्यान एक ही चीज पे चला जाता है। क्यों? जैसे अभी हमने बात की थी, एक लंबा और पतला ग्लास है और एक चौड़ा और छोटा ग्लास है, तो उसको लगेगा चौड़े और छोटे ग्लास में कम पानी है, इसमें ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका सारा ध्यान केंद्रित है, सेंटर्ड है इसकी लंबाई पे, इसकी हाइट पे सेंटर्ड है, हाइट पर सेंटर्ड है, या फिर दूसरी चीज की चौड़ाई पे सेंटर्ड हो सकता है, यहां पे हो सकता है उसकी विड्थ पे सेंटर्ड हो। तो मतलब किसी भी एक ही पक्ष को देखता है वो। मान लीजिए वो ये बॉटल देखेगा तो वो कहेगा पानी पीते हैं इससे, तो ये वाला कलर है इसका, जबकि वो ये नहीं समझ पा रहा है ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये कौन सी शेप है, किस चीज की बनी है, इसमें कितना पानी आ सकता है। ये सारे पक्ष वो नहीं देख पा रहा, ना रिवर्स कर पा रहा है, और वो केंद्रित है एक जगह पे, डी सेंटर नहीं कर पा रहा। जब हम किसी चीज को एक ही इस्तेमाल, जैसे ये पेन है, भारतवर्ष में पेन का इस्तेमाल 70 तरीके से लोग करते हैं। अब कोई ये कहे कि पेन का इस्तेमाल सिर्फ लिखने के लिए होगा, तो इसका मतलब थॉट जो है सेंटर्ड है। कोई होगा जो उसको क्लिप की तरह यूज कर लेगा, बालों को टक करने के लिए, सॉरी बांधने के लिए, या जो भी आप कहना चाहें उसको क्लिप की तरह यूज कर लेगा। ठीक। और अगर हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर की तरह यूज कर लेगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहां किस चीज की, जुगाड़ू है ना हम लोग तो इंडिया में, इसका मतलब हम डिसेंटर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। किसी चीज का एक ही इस्तेमाल होगा ये जरूरी थोड़ी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट इस्तेमाल हो सकते हैं। नोट से सिक्का बड़ा लगता है, ठीक है ना? चलिए दीपा बहुत बढ़िया, हाँ स्लो चल रहे हैं थोड़े, सही कह रहे हो आप। तो ये हुआ सेंट्रेशन, जब पूरा ध्यान किसी भी चीज की एक ही बात पे आधारित है, पूरा ध्यान दूसरे पक्ष को देख नहीं पा रहे। तो यहां देख रहे हैं तो सिर्फ इसकी शेप को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे इसमें बराबर क्वांटिटी आएगी। सेंट्रेशन है जब हम एक ही पक्ष को देखते हैं। सेंट्रेशन क्या है? सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण, सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण, ये लिख लीजिएगा कहीं नोट डाल करके। केंद्रीकरण प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक लिमिटेशन है, यानी
सीमा है, सीमा है, यानी रुकावट है एक तरह का, जिसकी वजह से बच्चा रिवर्स नहीं करेगा थॉट्स को। रिवर्स नहीं करेगा तो क्या होगा, बाकी सभी पक्षों को नहीं देख पाएगा, बाकी, अब जल्दी रख जाएंगे दीपिका, पक्षों को नहीं देख पाएगा। अगर वो देखता है कि भाई ये पेन है, ये एक नाइफ है, एक चाकू है, मान लीजिए क्या है, चाकू है, एक तुम्हें चाकू बनाना नहीं आता है, आपको तो पता ही है मेरी ड्राइंग का, ऐसा ऐसा कुछ तो होता ही होगा, वो वाला चाकू है ये जो केक कट करने के लिए यूज किया जाता है ना, नाइफ है। अब ये कितना शार्प है ये आप देख लीजिए, क्या है ये, नाइफ है, चाकू है। तो चाकू को आप क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स कट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप उसको किसी गिफ्ट बॉक्स को ओपन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी को अपने आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में भी यूज कर सकते हैं, किसी की जान भी ले सकता है चाकू। तो ये क्या हुआ, ये इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो गए, यानी सिर्फ एक ही पक्ष नहीं है चाकू का, ठीक है ना। इसको कहते हैं डिसेंटर, जब आप डिफरेंट डिफरेंट यूज देखने लग जाए किसी चीज का। डिसेंट्रेशन जब आ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से रिवर्स भी नहीं कर पाता व्यक्ति, रिवर्सिबिलिटी में दिक्कत होती है। दूसरा, कंजर्वेशन नहीं अचीव हो पाता इसकी वजह से, ठीक। तो अगर हमें इसे ठीक करना है तो एक प्रक्रिया है इसके बाद, वो आती है डिसेंट्रेशन की, जिसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रेशन ये आएगा कहां, ये आएगा नेक्स्ट स्टेज में, ठीक। डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण पूरी तरह से अचीव नेक्स्ट स्टेज में होगा, क्योंकि इस स्टेज में तो वो पूरी तरह से विकेंद्रीकरण। कुछ बच्चे हो जाते हैं, इनका क्रिटिसिज्म भी है कि यदि सही एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और विधियां दी जाएं तो उनको जो है, बच्चों को आप एज से पहले भी चीजें सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल का बच्चा है तो वो, कोई कह रहा है केक वाले से गिफ्ट नहीं खुलेगा, बात आपकी सही है, हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है भाई ये हातिम, तभी इतना स्लो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चलिए। प्रियंका कह रहे हैं बहुत बढ़िया जी प्रियंका, बस ऐसे ही लोग हमें चाहिए, देखिए जो तसल्ली से पढ़ सकें। डिसेंट्रेशन यानी विकेंद्रीकरण, यानी हम डिसेंटर कर पाए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देख पाए किसी चीज की, किसी वस्तु या स्थिति के कई पक्षों को या फिर यूजेस को समझ पाना या देख पाना कि भाई ये बेशक पेन है, लेकिन इसका कलर ब्लैक है, इसकी शेप जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप है या व्हाटएवर, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, है ना। इसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, यूजेज जो है इसके डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली एक चीज हुई जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रेशन, यानी आपको पता है कि ये जो पानी है इसको अगर इस बर्तन में भी डाल दें चाहे किसी में डाल दें, अमाउंट नहीं बदलेगा। दैट मीन्स आप डिसेंटर करके देख पा रहे हैं कि बेशक इसकी चौड़ाई ज्यादा है लेकिन उसकी लंबाई ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप डिसेंटर कर पाते हैं, विभिन्न पक्षों से एक चीज को देख पाते हैं। अब ये डिसेंट्रेशन की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इस स्टेज की बात नहीं है, इसके आगे की स्टेज में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे तो लैक ऑफ कंजर्वेशन है। अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज की मैं बात करूं, प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर मैं बात करूं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, 2 से 7 वर्ष में, 2 से 7 वर्ष, यहां लैक ऑफ कंजर्वेशन है। लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण में कमी है। कंजर्वेशन क्या होता है इसको आगे समझेंगे। बिकॉज ऑफ ये बहुत की पॉइंट्स मैं आपको दे रही हूँ, रिवीजन के समय पे बहुत काम आएंगे। बिकॉज ऑफ 2-3 चीजें, पहला है इसमें इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्स नहीं कर पाता व्यक्ति और पलटावी का गुण होता है। दूसरा है सेंट्रेशन की वजह से। सेंट्रेशन का मतलब होता है एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित है। इसको कई लोग पॉजिटिव मान लेते हैं कि सेंट्रेशन तो मतलब ध्यान लगाना किसी एक चीज पे, बट अगर आप दूसरे एस्पेक्ट्स को देख ही नहीं पा रहे हो, दूसरे पक्षों को देख ही नहीं पा रहे हो, तो एक पक्ष पे अगर ध्यान लगा रह गया तो बाकी पक्ष देख नहीं पाओगे। तो क्या होगा,
कंजर्वेशन कभी नहीं आ पाएगा। फिर तो आप कहोगे मुझे पतले और लंबे ग्लास में ही पानी दो हमेशा। फिर तो आप कहोगे 10 रुपए का एक नोट से ज्यादा होते हैं 10 सिक्के, है ना। तो ये एक बेसिक बात है। अप्रतिवर्ती कहेंगे और इसको केंद्रीकरण कहेंगे। कंजर्वेशन को संरक्षण कहते हैं, और इससे ज्यादा हिंदी में नहीं पढ़ाया जा सकता, इससे ज्यादा, है ना। सब कुछ बता करके भी अगर आपको ये लगे कि 5वीं कक्षा की तरह हम पढ़ाया जा रहा है, बताई जा रही है साथ साथ सारी चीजें, परेशान हो जाते हो यार छोटी छोटी बातों पे। प्रतिवर्ती कह लीजिए, या है ना, इरिवर्सिबिलिटी। और सेंट्रेशन को केंद्रीकरण कहते हैं कि ध्यान जो है वो किसी चीज की हाइट या रंग पे ही फोकस्ड है, और बाकी एस्पेक्ट्स, मतलब किसी भी एक ही पक्ष पे ध्यान केंद्रित है, बाकी पक्ष जो है आप नहीं देख पा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। केंद्रीकरण कह रहे हैं, सिंबॉलिक थॉट बताएंगे अभी, ठीक है यार। इरिवर्सिबिलिटी है रिवर्स करने में दिक्कत, डिसेंट्रेशन है अलग अलग पक्षों को देख पाना। हालांकि दोनों कहीं ना कहीं जुड़ते हैं जाकर के, बट डिसेंट्रेशन में कई सारे पक्ष आप देख पा रहे हैं उस चीज के या नहीं, कई सारी प्रॉपर्टीज देख पा रहे हैं या नहीं। जबकि जो रिवर्सिबिलिटी है उसमें आप अपनी सोच को आगे पीछे कर पाते हैं। दैट्स इट, ठीक है। इसी स्टेज की बात हो रही है। डिसेंट्रेशन नेक्स्ट स्टेज में आ पाएगा, उसी की वजह से कंजर्वेशन आता है। यहां पे तो सेंट्रेशन का गुण होता है, जिसको आप सीमा भी कह सकते हो इस स्टेज की। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक चीज है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसी स्टेज में होता है, ये समझ लो। फिर सिंबॉलिक थॉट और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कल हम समझने वाले हैं, है ना। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग तो बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। तो अगर हम बात करते हैं यहां कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण कारक, कारण कारक संबंध, संबंध। देखिएगा, अगर हम इसको देखें तो ये कहानी है क्या, इफेक्ट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ठीक है जी। तो अगर हम इसको देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट क्या है। तो कॉज एंड इफेक्ट की अगर हम बात करें, कारण कारक की बात करें, तो ये है कि धूप है, मान लीजिए धूप समझते हैं, धूप को क्या कहते हैं, सनलाइट, ठीक है। धूप में सनलाइट तो गर्म होती है ना, बट येलो से लिखेंगे। सनलाइट है मान लीजिए, यानी धूप है। अब सनलाइट अगर है तो इसकी वजह से क्या होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे, है ना, कपड़े जल्दी सूखेंगे, जल्दी सूखेंगे, यानी क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अंडर सनलाइट, ठीक है। जो कपड़े हैं वो ज्यादा तेज सूख पाएंगे बिकॉज ऑफ ड्राई फास्ट, कब, सनलाइट में। ये कॉज एंड इफेक्ट हो गया। कॉज एंड इफेक्ट क्या है, क्योंकि धूप है इसलिए कपड़े जल्दी सूखेंगे। एक तरह का सनसेट पे कपड़े सुखाएंगे तो वो नहीं सूख पाएंगे जल्दी। क्या है ये, कॉज एंड इफेक्ट है, कारण है किसी चीज का और वो कारक भी है उसके पीछे एक। इस संबंध को समझने लगता है बच्चे, ठीक है ना। कोई कह रहा है जुलाई तक सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, जुलाई तक हो जाएगा यार, जुलाई तक नहीं होगा, जुलाई अंत तक करेंगे, क्योंकि 20 तारीख से पेपर है ना, उससे पहले तो उतने रिवीजन के लिए आपके पास बहुत है। हाँ, बारिश में कपड़े जल्दी गीले होते हैं, ये भी क्या है, एक तरह का कारण कारक है। बाकी सब्जेक्ट्स का एक बार पता करके बताऊंगी। मुझे लगता है मैं जुलाई अंत तक खत्म करूंगी। 3 क्लास आपकी होंगी वीकली, कोई जल्दी नहीं है, काफी चीजें जो समझनी है पढ़नी है, ठीक। सिलेबस तो आप कल खत्म करा लो यार, सिलेबस खत्म करना इशू थोड़ी है। फिर आता है आपका सिंबॉलिक थॉट। क्या आता है, सिंबॉलिक थॉट। आज ही समझना है कल समझे। कंजर्वेशन अभी समझाया ही नहीं है, कंजर्वेशन अभी समझाया ही नहीं है, कंजर्वेशन तो अगली स्टेज में आएगा। अभी तो बस ये बताया कि यहां कंजर्वेशन की कमी होती है बिकॉज ऑफ सेंट्रेशन, केंद्रीकरण के कारण संरक्षण की कंजर्वेशन की कमी होती है। इस स्टेज में सेंट्रेशन होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है, गुण नहीं है ये कोई। ईगो सेंट्रिज्म, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, वो रिवर्स नहीं कर पाता चीजों को। हाँ, कुकर में खाना जल्दी बनता है, ये कॉज एंड इफेक्ट है बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं किसकी, ईगो सेंट्रिज्म की, D+B सिलेबस में समय लगेगा थोड़ा भी। तो ईगो सेंट्रिज्म क्या है, अहम केंद्रित, वो सेल्फ सेंटर्ड है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझेगा,
इसके अलावा अगर मुझे ठंड लग रही है तो एसी बंद करो, दूसरे को ठंड नहीं लगेगी, मतलब जैसा मुझे महसूस हो रहा है वैसा सबको महसूस होना चाहिए। इरिवर्सिबल थिंकिंग क्या है, इस पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। और ईगो सेंट्रिक थॉट पे, इस पे पियाजे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। सिंबॉलिक थॉट को कल ही समझेंगे, ईगो सेंट्रिज्म पे। और देखो जैसे एक ये उदाहरण है रिवर्सिबिलिटी का। एक बच्चा है जो कह रहा है कि दोनों में बराबर पानी था, पतले वाली ट्यूब में डाल दिया। अब बच्चा कह रहा है पतले वाली ट्यूब में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रिवर्स नहीं कर पा रहा अपने दिमाग में चीजों को, डीसेंटर नहीं कर पा रहा, अगर मैं सही शब्दों में कहूं। ठीक, इस पे आएंगे बाद में, पहले ये समझिए आप। एक मान लीजिए माउंटेन के कुछ एक्सपेरिमेंट है, 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट। अब एक बच्चा है, ये एक दूसरा उदाहरण है। एक बच्चा है, ये है डॉली, नहीं इस बच्चे का नाम हम रखेंगे सिमरन, ऐसे ही हमारा मन है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन। और दूसरा ये सिमरन की डॉल है जिसका नाम ही डॉली है ना? सिमरन की डॉल का नाम है डॉली। ठीक है, अब एक 3D मॉडल रखा गया है सामने, जो एक पहाड़ है, पहाड़ जैसा दिखता है, ये देख पा रहे हो आप, पहाड़ की शेप है। ठीक, अब यहां से सिमरन से पूछा गया कि तुम्हें सबसे क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, तुम्हारे हिसाब से ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो सिमरन ने कहा मुझे तो कोई पर्टिकुलर बता दिया कुछ भी। कह रहे अच्छा डॉली को यहां से क्या नजर आ रहा होगा? तो उसने कहा यही नजर आ रहा होगा जो मुझे नजर आ रहा है। मतलब वो रिवर्स नहीं करके देख पा रहा कि डॉली के पर्सपेक्टिव से क्या दिख रहा होगा। मैं फॉर एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ईवीएस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, बाकी जगहों पर रीजनिंग में एक क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन वाले, है ना? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, याद होगा आपको। फिर नॉर्थ वेस्ट निकाल देते थे, साउथ ईस्ट निकाल देते थे, नॉर्थ ईस्ट निकाल देते थे, साउथ वेस्ट निकाल देते थे। अब क्या है, आप कहते हैं एक व्यक्ति है जो 200 मीटर चला, फिर वो अपना लेफ्ट ले लेता है, फिर उसका लेफ्ट से वो राइट हो जाता है। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका लेफ्ट क्या होगा, मतलब रिवर्सिबिलिटी में दिक्कत आ रही है। ठीक है, दूसरे की तरफ से नहीं सोच पा रहे, ईगो सेंट्रिक है कहीं ना कहीं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहे कि वहां से क्या दिख रहा हो। सब चीजें आपस में जुड़ी हुई। ठीक, चलिए खैर समझते हैं कहानी क्या है। इसमें ईगो सेंट्रिक होना ज्यादा बड़ा रीजन है, बिल्कुल। चले कल समझते हैं बाकी की कहानी। आज के लिए इतनी छोटी छोटी क्लासेस रखते हैं डेली की, और डेली डेली करके निपटा देंगे, टेंशन ना लो। इसमें समझने की चीजें ज्यादा हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं चीजें, सुनने में कहानी जैसी लगती हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कॉम्प्लेक्स है ही। ठीक है, डिसेंट्रेशन आएगा अगली स्टेज में। अगर पतले ग्लास में जो पानी है वो चौड़े ग्लास में रखा जाए, रखने पर कम नजर आता है, इसका मतलब अभी कंजर्वेशन नहीं आया, बच्चा डिसेंटर नहीं कर पा रहा। अभी सेंट्रेशन का गुण है केंद्रीकरण का, विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रहा, ग्लास में पलटावी का गुण नहीं लग रहा। ठीक है जी, क्लियर है? देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो आंसर होता है शिवानी, वो होता है आपका सेंसरी मोटर। रेयर केस में कभी ऐसा हो सकता है प्री ऑपरेशनल की तरफ खींच के ले जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में भी वो चल रही होती है चीज, लेकिन वो रेयर है। वो जब 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें भी फिर वो कॉम्बिनेशन बना करके, वो एक आध ही केस है वैसा, जनरली कभी ऐसा नहीं होगा। अगर कहीं पे मिल रहा है आपको वो आंसर तो वो गलत है। ठीक है, अभी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव पे कहां पहुंच गए, अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज हुई नहीं है। अभी तो मुझे लग रहा है, आज हमें लग रहा था कि प्याजे खत्म कर लेंगे, बट इतनी बातें आ गई, इतना एक्सप्लेनेशन हो जाता है, समझने में इतना मजा आता है। रिवीजन टाइम पे मैं आपको ये 1 या 2 दिन में ही करा दूंगी, लेकिन अभी जरूरी है कि हम इसको डिटेल में ही समझें। क्या जवाब चाहिए विशाल? कहाँ कंफ्यूजन है बताओ? कोई दिक्कत नहीं, फिर मत बनाओ हेमंत, ऐड करते जाओ उसी में। हाँ, अब हर जगह सीडी भी नजर आती है, बस वही होना चाहिए, दिमाग में सेट हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। और हिंदी को इंग्लिश बिलिए है, समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या कह रहे हो। चलिए, ये जब आपको पीडीएफ मिलेगा एक साथ मिल जाएगा। आज ही प्याजे पढ़ा था, समझ में जल्दी आ गया। हाँ, एक बार रिवीजन मतलब पढ़ के भी आ सकते हो आप, थोड़ा डीप में चलेंगे। हाँ, क्लास यूट्यूब पे है, आज थोड़ा बात करेंगे 130+ कैसे ला सकते हो। बाकी ये क्लास आपकी और 2-3 क्लासेस ही बची हैं, प्याजे और वाइगॉस की, फिर आपकी क्लासेस अलग अलग हो जाएंगी। ये कंबाइंड चल रही थी क्लासेस डीप+ में भी और बाकी जगह भी। उम्मीद है तभी बेटर है यार। चलिए, उनके जो स्टिचेस हैं वो निकलेंगे फ्राइडे को, एक जो भी क्लास चल रही है रेगुलर लेंगे यार क्लास, अब नहीं होगी छुट्टी। मतलब मैं कोशिश तो यही करती हूँ, बट कुछ ना कुछ आ जाता है। बट अभी कोशिश पूरी है कि अपनी क्लास जो है रेगुलर मिलेगी आपको, छप गया है माइंड में। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद मनोज, शक्ति, जितने भी लोग जो भी लिख रहे हैं। चलिए टेक केयर।